मैं रिंकू कुमार KPS अकेडमी हिस्ट्री में आपका फिर से अभिनंदन करता हूं और मैं फिर से वीडियो लेकर आया हूं जो शतरंज काल का गुलाम वंश की वीडियो है। और मैंने बताया था कि पीछे कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का। उसके बाद में जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है तो जिस प्रकार लाहौर में कुतुबुद्दीन का आमंत्रण करते हैं वहाँ के लोग, उसी प्रकार जब मृत्यु हो जाती है कुतुबुद्दीन ऐबक की तो कुतुबुद्दीन ऐबक का ही लड़का है जिसका नाम था आराम शाह। ठीक है, आराम शाह को ही इसी प्रकार लाहौर के नागरिक आमंत्रित कर देते हैं और उत्तराधिकारी बना देते हैं। किसको? आराम शाह को, जो 1210 से 1211 रहा, मतलब लगभग एक वर्ष तक रहा। उसके बाद में जो शमसुद्दीन इल्तुतमिश था, ये गुलाम था किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का, और गुलाम के साथ साथ ये कुतुबुद्दीन ऐबक का भी दामाद था। तो दामाद होने के बाद में जो दिल्ली का एक सिपह सलार होता है तो वो नाखुश हो जाता है, जिससे कि सिपह सलार को आराम शाह का उत्तराधिकारी नहीं मानता और दिल्ली में सिपह सलार होता है। वो नाखुश होने के बाद में वहाँ के जो अमीरों से बातचीत कर और इल्तुतमिश को उत्तराधिकारी बना देता है। ठीक, इल्तुतमिश को अधिकारी बना देता है, मतलब दिल्ली का सुल्तान बना देता है, दिल्ली का उत्तराधिकारी जो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में, क्योंकि लाहौर में वहाँ के लोग आराम शाह को उत्तराधिकारी बना देते हैं और दिल्ली में जो सिपह सलार होता है, और वो सिपह सलार दिल्ली में, क्योंकि जो ये सिपह सलार होता है दिल्ली में उसका नाम था अमीर अली इस्माइल। दिल्ली का सिपह सलार है, दिल्ली का सिपह सलार होता है, इसका नाम है अमीर अली इस्माइल। ठीक, ये कहाँ का? दिल्ली का। क्योंकि जो दिल्ली का सिपह सलार है अमीर अली इस्माइल, जो दिल्ली का सिपह सलार रहता है, ये आराम शाह को नहीं मानता और आराम शाह के ऊपर विरोध करता है, जिससे कि दिल्ली के सिपह सलार अमीर अली इस्माइल और उसके जो अमीर है उनसे बातचीत कर ये उत्तराधिकारी दिल्ली किसको बना देता है? शमसुद्दीन इल्तुतमिश को। और लाहौर में वहाँ के नागरिक और लाहौर के अमीर जो पद होते हैं अमीर, वहाँ किसको बना देते हैं? जो कुतुबुद्दीन ऐबक का लड़का था आराम शाह को। तो ये इल्तुतमिश जब सुल्तान, एक बात और कि जो पहले शासन चला था वो लाहौर से चला था और लाहौर ही राजधानी थी। उसके बाद में प्रथम ऐसा शासक था शमसुद्दीन, इसका पूरा नाम क्या था? शमसुद्दीन इल्तुतमिश। तो ये प्रथम तुर्क शासन सुल्तान था जिसने दिल्ली को राजधानी बनाया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुलाम वंश में कौन सा तुर्क या कौन सा गुलाम वंश में शासन राजा था या शासक था जिसने दिल्ली को सर्वप्रथम राजधानी बनाई? तो कौन था? शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक भी लाहौर की राजधानी बनाता, लाहौर से ही अपना कार्य करता है। उसके बाद में उसका लड़का बनता है आराम शाह, तो इल्तुतमिश जो बनता है गुलाम वंश का प्रथम संस्थापक होता है कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 तक। उसके बाद में 1210 से 1211 तक उसका लड़का उत्तराधिकारी होता है जो लाहौर की राजधानी बनाकर, और वो 1210 से 1211 के रहता है, क्योंकि शमसुद्दीन इल्तुतमिश उसकी हत्या कर देता है 1211 ईस्वी में। और उसके बाद में जब ये आराम शाह उत्तराधिकारी बन जाता है, उत्तराधिकारी बना देते हैं, लाहौर के नागरिक आमंत्रित करने के बाद में सिंहासन पर बैठा देते हैं, तो ये एक सिपह सलार होता है दिल्ली का, इसका नाम है अमीर अली इस्माइल। आमिर इस्माइल विरोध करता है और विरोध करने के बाद में आमिर इस्माइल और इसके अमीर से बातचीत कर जो अमीर थे, जो उससे बातचीत कर उन लोगों से ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद होता है, कौन? शमसुद्दीन इल्तुतमिश को उत्तराधिकारी बना देते हैं दिल्ली का। और उत्तराधिकारी बनाने के बाद में दिल्ली का ये प्रथम सुल्तान होता है जो दिल्ली को राजधानी बनाता है, कौन? शमसुद्दीन इल्तुतमिश। अब इल्तुतमिश के बारे में बताएं कि बारे में क्या था
कि इल्तुतमिश भी गुलाम था और कुतुबुद्दीन ऐबक भी गुलाम था। तो क्या होता है कि जो इल्तुतमिश के जो भाई हैं, इल्तुतमिश के जो भाई हैं, शमसुद्दीन इल्तुतमिश के जो भाई, ये दास बाजार में इल्तुतमिश को बेच देते हैं। इसके सगे भाई कहाँ पर? दास बाजार में। अगर दास बाजार में इसको बेच देते हैं इल्तुतमिश को, इसके इल्तुतमिश के सगे भाई दास बाजार बेचने के बाद में जिस प्रकार आपका कुतुबुद्दीन ऐबक गजनी बाजार में मोहम्मद गौरी खरीदता है, उसी प्रकार कुतुबुद्दीन ऐबक को कौन खरीदता है? एक जमालुद्दीन नामक काजी खरीदता है। और काजी खरीदने के बाद में मोहम्मद गौरी उसको गजनी बाजार से, दास बाजार से खरीदता है। क्योंकि पहले खरीदता कौन है कुतुबुद्दीन ऐबक को? एक काजी खरीदता है। और काजी के बाद में काजी के जो भाई हैं वो दास बाजार में, मतलब गजनी के बाजार में बेच देते हैं। और बेचने के बाद में मोहम्मद गौरी कुतुबुद्दीन को खरीदता है। इसी प्रकार इल्तुतमिश के भाई दास बाजार में बेच देते हैं। किसको? शमसुद्दीन इल्तुतमिश को। और दास बाजार में बेचने के बाद में गजनी के दास बाजार में बेचने के बाद में वहां पर जो खरीदता है किसको? इल्तुतमिश को। एक ये जमालुद्दीन चुस्तकवा, ठीक है, जमालुद्दीन चुस्तकवा जो खरीदता है गजनी बाजार से। कहां से? गजनी बाजार से। ठीक, जिस प्रकार कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीदता है काजी, और उसी प्रकार ये इल्तुतमिश को दास बाजार में इसके भाई इल्तुतमिश के बेच देते हैं। उसके बाद में ये जमालुद्दीन चुस्तकवा इसको खरीदता है गजनी के बाजार में। और गजनी के बाजार में खरीदने के बाद में जब गजनी बाजार ले जाता है जमालुद्दीन चुस्तकवा, तो इसके जो इल्तुतमिश के इल्तुतमिश के जो भाव लगता है, मतलब जो इसका रेट लगता है वो 1000 टंका लगता है। ठीक, कितना? जब दास बाजार में गजनी बाजार में ले जाता है कौन? जमालुद्दीन चुस्तकवा। और जमालुद्दीन चुस्तकवा भी दास बाजार से खरीदता है इल्तुतमिश को, क्योंकि इल्तुतमिश के भाई उसको बेच देते हैं। उसके बाद में जब 1000 टंका इसका लग जाता है, जो उस टाइम पे 11.66, ठीक है, 1 टंका कितना होता था? 11.66 का होता था। तो ये वो 1000 टंका लगने के बाद में भी इल्तुतमिश को नहीं बेचता। ठीक है, और इल्तुतमिश की जो वंश पूछता है, वंश किसका था? शमसी वंश का था ये। ठीक, और इसका शासनकाल इल्तुतमिश का 1211 से 1236 ईस्वी तक रहे। इसके पिता का नाम था, लिख देता है, पिता का नाम था इलम खां। और ये इलवारी या तो इलवरी जनजाति का तुर्क था, मतलब इसी से या तो होगा नाम इलवरी जनजाति किताबों में, या कहीं कहीं दे रहा था इलवारी तुर्क। जिस प्रकार कुतुबुद्दीन ऐबक भी इलवारी तुर्क कबीले से था, उसी प्रकार कुतुबुद्दीन किस जन से था? कबीले इलवारी कबीले से था। उसी प्रकार शमसुद्दीन इल्तुतमिश भी इलवारी जनजाति का तुर्क था या इलवारी तुर्क था। ठीक, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक भी इलवारी कबीले का था, उसी प्रकार ये भी इलवारी कबीले का था। इसका पिता का नाम इलम खां था। ठीक, तो इसका पिता का नाम क्या था? इलम खां। तो जब ये मैंने बताया आपको, जब ये इसके जो भाई खरीद देते हैं दास बाजार में खरीदने के बाद में, तो इसको कौन खरीदता है? जमालुद्दीन चुस्तकवा खरीदता है। और जमालुद्दीन भी चुस्तकवा खरीदने के बाद में इसके गजनी के बाजार में ले जाता है। और गजनी के बाजार में इसका जो रेट लगता है, इसकी कीमत लगती है 1000 टंका लगती है। 1000 टंका मतलब 11.66। 1 टंका मतलब 11.66, मतलब 11 रुपये 66 पैसे। और उसके बाद में ये इल्तुतमिश को नहीं बेचता। ठीक है, इल्तुतमिश को नहीं बेचता, और जबकि 1000 टंका इसकी कीमत लेती, जब भी उसके बाद में नहीं बेचता, क्योंकि जो जमालुद्दीन चुस्तकवा है ये काफी चालाक रहता है और इसको पता था कि ये इसकी कीमत और ज्यादा होगी, क्योंकि उस टाइम पे गजनी में ही दास बाजार जो लगता था गजनी में लगता था। तो जब इसके 1000 टंका लग जाता है, तो मोहम्मद गौरी गजनी बाजार पर प्रतिबंध लगा देता है। ठीक है, क्या? क्योंकि वहां पे जो दास है, दासों की ज्यादा कीमत बढ़ने लगती है और दास ज्यादा आने लगते हैं। इस कारण से ही, क्योंकि इल्तुतमिश जो 1000 टंका लगने के बाद में भी नहीं बेचता, तो मोहम्मद गौरी गजनी बाजार पर प्रतिबंध लगा देता है। ठीक है, प्रतिबंध लगाने के बाद में ये मोहम्मद गौरी जो कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी से सिफारिश करता है इल्तुतमिश को खरीदने के लिए, और इल्तुतमिश इसकी अनुमति दे देता है। अनुमति के बाद इल्तुतमिश को कुतुबुद्दीन ऐबक खरीदता है। कहाँ पे? दिल्ली में आके। कहाँ पे खरीदता है? दिल्ली में आके खरीदता है। किसको?
शमसुद्दीन इल्तुतमिश को, क्योंकि जब 1000 टंका लग जाता है शमसुद्दीन इल्तुतमिश का और जलालुद्दीन चुस्कवा, जब 1000 टंका लगने के बाद में ये क्वेश्चन, पहली बात तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि शमसुद्दीन इल्तुतमिश का जो शासन था 1211 से और 1236 ईस्वी तक इसने शासन किया, किस पर? गुलाम वंश पे। और ये पहले नंबर पे कौन था जो संस्थापक था गुलाम वंश का? संस्थापक था वो कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद में जो 1206 से 1210 तक बना, उसके बाद में उसका पुत्र हुआ आराम शाह जो 1210 से 1211 तक। उसके बाद में तीसरा शासक कौन बना गुलाम वंश का? शमसुद्दीन इल्तुतमिश जो 1211 से 1236 ईस्वी तक। ठीक, उसके बाद में जब ये 1000 टंका में इल्तुतमिश को नहीं देता है तो यहाँ पर प्रतिबंध लगा देता है मोहम्मद गौरी, क्योंकि गजनी बाजार पर, और गजनी बाजार पर मोहम्मद गौरी प्रतिबंध लगाने के बाद में फिर कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी से सिफारिश करता है, और उससे सिफारिश करने के बाद में वो कहता है कि मैं इल्तुतमिश को खरीदूंगा। तो उसके सलाह कहने के बाद में इल्तुतमिश को फिर कुतुबुद्दीन खरीदता है दिल्ली में आके। फिर क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इल्तुतमिश सबसे पहले किस बाजार में जाता है, तो किस में? ये गजनी बाजार में आता है, 1000 टंका में नहीं बेचता इसको। उसके बाद में पूछता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को कहाँ पर खरीदा, तो ये कहाँ पर खरीदा? दिल्ली में आके। ठीक है, क्योंकि बाजार में नहीं बेचा इसने, गजनी बाजार में। उसके बाद में उस पर प्रतिबंध लगा देता है मोहम्मद गौरी। प्रतिबंध लगाने के बाद में फिर कुतुबुद्दीन ऐबक इसको खरीदता है मोहम्मद गौरी से कह के, मोहम्मद गौरी अनुमति दे देता है। अनुमति के बाद में दिल्ली में आके खरीदता है कुतुबुद्दीन ऐबक किसको? इल्तुतमिश को। और इल्तुतमिश को खरीदने के बाद में अब इसको खरीदता कब है? ये जो खरीदता है इल्तुतमिश को 1197 ईस्वी में। ठीक है, 1197 ईस्वी में ऐबक इल्तुतमिश को खरीदता है कितने? 1 लाख जीतल में। कितने में खरीदता है? 1 लाख जीतल में, क्योंकि 1000 टंका लग जाता है इस पे गजनी बाजार में, वहां नहीं देता। उसके बाद में ये जो खरीदता है तो कहाँ खरीदता है? दिल्ली में आके। ठीक है, दिल्ली के बाजार में, दिल्ली में आके ऐबक इल्तुतमिश खरीदता है कितने रुपये में? 1 लाख जीतल में। उस टाइम पे 1 लाख जीतल बराबर होता था 11.66 ग्राम, और अर्थात मतलब 1 लाख जीतल बराबर एक जीतल बराबर 11.66 ग्राम, अर्थात 116.6 किलोग्राम सोना में। कितना खरीदता है? 116 मतलब 116.6 किलोग्राम सोना में खरीदता है। ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है एग्जामिनरों में कि ऐबक ने इल्तुतमिश को कौन से सन में या किस सन में खरीदा, तो किस सन में खरीदा? 1197 ईस्वी में। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को कहाँ पर खरीदा? कहाँ पर खरीदा? दिल्ली में खरीदा। उसके बाद में कितने में खरीदा था कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को? 1 लाख जीतल में, और 1 लाख जीतल बराबर 116.66 किलोग्राम सोना में, जो एक जीतल बराबर होता 11.66 ग्राम। कितना होता? 11.66 ग्राम होता था एक जीतल बराबर। तो कितने में खरीदता है? और इसको पहले कितने में नहीं देता? तो उसका जमालुद्दीन चुस्कवा वो 1000 टंका में नहीं देता। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है। और एक बात और, इसमें जब यहाँ से खरीद देता है तो खरीदने के बाद में ये इसको एक उपाधि मिलती है दासों का दास, क्योंकि कुतुबुद्दीन भी दास रहता है किसका? मोहम्मद गौरी का। और इल्तुतमिश भी दास रहता है किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का। तो इसलिए दासों का दास भी बोलते हैं इसको। ये क्वेश्चन मुझे जाता है कि दासों का दास किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? शमसुद्दीन इल्तुतमिश को। उसके बाद में गुलामों का गुलाम, तो गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक किसका रहता है? मोहम्मद गौरी का। और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन रहता है? शमसुद्दीन इल्तुतमिश को। इसलिए गुलामों का गुलाम दासों का दास कहा है किसको? शमसुद्दीन इल्तुतमिश को। एक बात और, इसमें क्या होता है कि जब कुतुबुद्दीन ऐबक इसको खरीद लेता है किसको? इल्तुतमिश को। खरीदने के बाद में एक युद्ध होता है। ठीक है, तो युद्ध होता है, तो ये युद्ध होता है ऐबक युद्ध के अभियान में ये क्वेश्चन ही पूछा जाता है कि ऐबक ने किस युद्ध के अभियान के बाद में इल्तुतमिश को खरीदा था। तो एक युद्ध होता है ये वाला अनियलवाड़ का युद्ध। ठीक है,
अनियलवाड़ के युद्ध में के बाद में ये इल्तुतमिश को खरीदता है कुतुबुद्दीन ऐबक। ये भी पूछते हैं क्वेश्चन कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस युद्ध के बाद में खरीदा था, तो कौन सा युद्ध करा था ऐबक ने? अनियलवाड़ का युद्ध के दौरान इसको खरीदता है इल्तुतमिश को दिल्ली में जाकर, जो 1 लाख जीतल में खरीदता है तथा 116.66 किलोग्राम सोना में। ठीक, उसके बाद में क्या होता है, जब ये खरीदने के बाद में तो 1205 और 1206 ईस्वी में, ठीक है, मोहम्मद गौरी किस पर आक्रमण करता है? 1205 से 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी गोखरो जो जनजाति होती है, जो पंजाब में पाई जाती है, जो आपके मोहम्मद गौरी की जो मृत्यु का जो कारण बनती है, जो मोहम्मद गौरी की मृत्यु का कारण बनती है, कौन सी जाति बनती है? गोखरो जनजाति, जो पंजाब में पाई जाती है। तो ये उसके विरुद्ध युद्ध करता है। किसके विरुद्ध? गोखरो जनजाति के विरुद्ध। उसमें आपका मोहम्मद गौरी भी और कुतुबुद्दीन ऐबक भी और शमसुद्दीन इल्तुतमिश भी, ये भी उसमें युद्ध में होता है। कौन से युद्ध में? जो 1205 ईस्वी और 1206 ईस्वी में गोखरो जनजाति के विरुद्ध हुआ था, जो मोहम्मद गौरी का अंतिम युद्ध भी होता है। ठीक है, और मोहम्मद गौरी का अंतिम युद्ध होने के बाद में, उसके बाद में जो मोहम्मद गौरी की जो हत्या होती है नमाज पढ़ने समय, जो एक दमियक अफगानिस्तान की दमियक में नमाज पढ़ते समय में गोखरो जो होता है, कहीं गोखर भी होता है, गोखरे भी होता है, वो जनजाति उसको मार देती है, इसकी हत्या कर देती है। तो उसी जनजाति के विरोधी, गोखरों की जनजाति के विरोधी इसमें काफी सहायता करता है मोहम्मद गौरी की। कौन? शमसुद्दीन इल्तुतमिश। और जब शमसुद्दीन इल्तुतमिश में उसमें युद्ध में काफी अपना प्रभाव छोड़ता है, जिससे कि मोहम्मद गौरी को काफी प्रभावित करता है शमसुद्दीन इल्तुतमिश। और प्रभावित करने के बाद में ये कुतुबुद्दीन ऐबक से कहता है, ये कुतुबुद्दीन से कौन कहता है? मोहम्मद गौरी कुतुबुद्दीन ऐबक से कहता है आप इसको दास से या गुलाम से मुक्त करें। ठीक है, कौन कहता है? मोहम्मद गौरी। क्योंकि इस अभियान में जो 1205 से 1206 ईस्वी में गोखरे जनजाति के विरुद्ध अभियान हुआ था, उस अभियान में काफी शक्तिशाली से ये युद्ध लड़ता है। और युद्ध लड़ने के बाद में इससे काफी प्रभावित हो जाता है। कौन? मोहम्मद गौरी। प्रभावित होने के बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक से मोहम्मद गौरी कहता है कि इसको आप दास्ता से मुक्त करें। किसको? शमसुद्दीन इल्तुतमिश को। और किससे कहता है? कुतुबुद्दीन ऐबक से। परंतु एक बात और कि कुतुबुद्दीन ऐबक दास्ता से मुक्त नहीं होता। ठीक, कुतुबुद्दीन ऐबक दास्ता से मुक्त नहीं होता और मोहम्मद गौरी इसको मुक्त करवाने के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक से कहता है। और एक बात और है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, दास्ता से जो मुक्त होता है इल्तुतमिश वो 1205 ईस्वी में होता है, और दास्ता से जो मुक्त होता है कुतुबुद्दीन ऐबक वो 1208 ईस्वी में होता है। जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक पहले उसका गुलाम रहता है, काफी अभियान में युद्ध में उसका सहयोग करता है मोहम्मद गौरी का, और उसके बाद में ये इल्तुतमिश उसके बाद में आता है और उससे पहले दास्ता से मुक्त हो जाता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इल्तुतमिश दास्ता से मुक्त कब हुआ। काफी फेमस क्वेश्चन है ये। यूपीएससी, बीपीएससी, टीजीडी, पीजीटी जितने भी एग्जाम होते हैं, जो सिविल लाइन के एग्जाम हो या वैसे एग्जाम हो डी ग्रुप में, ये क्वेश्चन काफी आता रहता है एग्जाम में कि दास्ता से मुक्त इल्तुतमिश कब हुआ था? 1205 ईस्वी में। और कुतुबुद्दीन ऐबक कब हुआ था? 1208 ईस्वी में। तो उसके कहने पर दास्ता से मुक्त कर देता है कुतुबुद्दीन ऐबक 1205 ईस्वी में। एक बात और, ये जो शमसुद्दीन इल्तुतमिश रहता है, ये कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी रहता है और गुलाम भी रहता है। ठीक है, ये दामाद भी है शमसुद्दीन इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का, और ये दास भी है। 1205 में शमसुद्दीन इल्तुतमिश को दास्ता से मुक्ति मिल जाती है और 1208 में कुतुबुद्दीन ऐबक को मिलती है। कुतुबुद्दीन ऐबक बाद में दास्ता से मुक्ति मिलती है। ठीक है, उसके बाद में ये जो शासन काल चलता है दिल्ली पे, तो ये शमसुद्दीन इल्तुतमिश राजधानी कहाँ पर बनाता है? दिल्ली की राजधानी बनाने के बाद में वहां से शासन प्रारंभ करता है। और शासन प्रारंभ करने के बाद में जो आपको बताया किस वंश का होता है? शमसी वंश का होता है। और इलवरी जनजाति का तुर्क था ये। जिस प्रकार कुतुबुद्दीन ऐबक इलवरी कबीले का तुर्क था, उसी प्रकार ये भी इलवरी जनजाति का तुर्क था और शमसी वंश था। क्योंकि उससे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक और आपका आराम शाह, ये किस वंश से था? ये कुतुबी वंश से था। और शमसुद्दीन इल्तुतमिश किस वंश से था? ये शमसी
वंश से था। ये भी कुछ समझ आता है कि शमसुद्दीन इल्तुतमिश किस वंश से था, ये शमसी वंश से था और ये एलवरी जनजाति का तुर्क था। उसके बाद में इसका पिता का नाम इलम खां था। अब ये मैं इसलिए बताता हूँ पहले कि और आपको अच्छी जानकारी मिले। इसने सर्वप्रथम सुल्तान दिल्ली, पहली बात तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसने सर्वप्रथम राजधानी दिल्ली को बनाया, उससे पहले किसी तुर्क ने दिल्ली को राजधानी नहीं बनाया, क्योंकि उससे पहले आराम शाह ने भी या कुतुब ऐबक ने भी लाहौर से शासन किया, लाहौर को ही राजधानी बनाया। ये प्रथम तुर्क था जिसने, और प्रथम सुल्तान था जिसने दिल्ली को राजधानी बनाया। उसके बाद में राजधानी बनाने के साथ साथ चांदी के टंका, किसने, शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने चांदी के टंका तथा तांबे का जीतल सिक्का प्रचलन किसने किया, ये शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने किया। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि चांदी का टंका, ठीक है, चांदी का टंका और तांबे का जीतल जो सिक्का का प्रचलन किया था वो किसने किया था, वो किसने किया था, शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने। और इसने शुद्ध अरबी के सिक्के भी चलाए थे, इसने शुद्ध अरबी के सिक्के, ठीक है, शुद्ध अरबी के सिक्के भी चलाए थे। और अरबी के सिक्के चलाने के बाद में इसने क्या क्या करा, चांदी के टंका तथा तांबे का जीतल सिक्कों का प्रचलन भी किया। इसने शुद्ध अरबी के सिक्के भी चलाए। एक बार और देख लें, शमसुद्दीन इल्तुतमिश 1211 से 1236 ईस्वी शासनकाल था। ये किस वंश का था, शमसी वंश का, ठीक। उसके बाद में ये किसका गुलाम था, कुतुब ऐबक का गुलाम था। और कुतुब ऐबक का गुलाम होने के साथ साथ कुतुब ऐबक ने किस युद्ध के बाद में, किस अभियान के बाद में शमसुद्दीन इल्तुतमिश को खरीदा था, तो वो था अनियलवाड़ के युद्ध के बाद में शमसुद्दीन इल्तुतमिश को खरीदा था। और शमसुद्दीन इल्तुतमिश को सर्वप्रथम किसने खरीदा था, जमालुद्दीन चुस्कवा ने, जो गजनी के बाजार में ले जाकर इसके 1000 टंका लगा, उसके बाद नहीं खरीदा। उसके बाद में यहाँ पे बाजार, जो गजनी में बाजार लगता था दास बाजार का, मोहम्मद गौरी ने उस पर रोक लगा दी। रोक लगाने के बाद में मोहम्मद गौरी से अनुमति लेने के बाद में कुतुब ऐबक ने जो कहाँ से खरीदा, दिल्ली से खरीदा। और कितने रुपया में, ये 1 लाख जीतल रुपया में खरीदा, जो एक जीतल बराबर 11.66 ग्राम था, अर्थात 116.6 किलोग्राम सोना में खरीदा। कहाँ से, दिल्ली से, ठीक है। उसके बाद में कब, 1997 ईस्वी में ऐबक ने दिल्ली में 1 लाख जीतल बराबर 11.66 ग्राम अर्थात 116.6 किलोग्राम सोना में खरीदा था। यह एक दास का दास, गुलाम का गुलाम कहा था, क्योंकि कुतुब ऐबक भी गुलाम था मोहम्मद गौरी का, और ये गुलाम था किसका, कुतुब ऐबक का, इसलिए दास का दास, गुलाम का गुलाम कहा। मोहम्मद गौरी द्वारा किए गए 1205 से 1206 ईस्वी में गोखरों के विरुद्ध युद्ध, इस अभियान में इल्तुतमिश ने विशेषक मदद की थी, क्योंकि इस अभियान में बताया है मैंने कि काफी प्रभावित किया था मोहम्मद गौरी को इल्तुतमिश ने। इसी कारण के बाद में मोहम्मद गौरी ने कुतुब ऐबक से कहा कि इसे दास से मुक्ति करें, ठीक है। और दास से मुक्ति कब मिली थी, 1205 ईस्वी में, किसको, शमसुद्दीन इल्तुतमिश को। तो दास से मुक्ति 1205 ईस्वी में गौरी कहने पर ऐबक मुक्त कर दिया, ठीक है, किसने, ऐबक ने मुक्त कर दिया। उसके बाद में ऐबक ने इसे अनियाल युद्ध के दौरान खरीदा था, किसके दौरान, अनियाल युद्ध के दौरान। ऐबक का गुलाम एवं दामाद था, ऐबक का ये गुलाम और दामाद था। और इससे पहले ये शमसुद्दीन इल्तुतमिश ये कहाँ का इक़्तिदार रहता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कहाँ का, बदायूं का, ठीक है। इससे पहले कहाँ का इक़्तिदार रहता है, बदायूं का। और आरामदाह की कौन हत्या करता है, शमसुद्दीन इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में, जो कुतुब ऐबक का पुत्र था, उत्तराधिकारी बना था लाहौर में, वहाँ के नागरिकों ने उसको उत्तराधिकारी बनाया। तो उसके बाद में, और यहाँ पे दिल्ली का एक सिपह सलार था अमीर अली इस्माइल, इसने वहाँ पे इसका विरोध किया दिल्ली में सिपह सलार था। और इसके कुछ अमीरों ने किसको घोषित कर दिया उत्तराधिकारी, ये शमसुद्दीन इल्तुतमिश कर दिया। और लाहौर में किसको कर दिया, आराम शाह को। फिर बाद में आके आराम शाह की हत्या कौन कर देता है, 1211 ईस्वी में शमसुद्दीन इल्तुतमिश, ठीक है। इसके बाद में ये चांदी के टंका तथा तांबे का चीतल सिक्कों का प्रचलन करता है शमसुद्दीन इल्तुतमिश। और ये शुद्ध अरबी के सिक्के का प्रचलन करता है कौन, शमसुद्दीन इल्तुतमिश। उसके बाद में इसका ये युद्ध अभियान है, राजनीति अभियान है, मैं आपको बता दूं। उसके बाद में जो शमसुद्दीन इल्तुतमिश की जो राजनीतिक उपलब्धियां हैं, ठीक है, तो वहाँ पे पीछे बताया
कि इसने क्या क्या कार्य किए और इसने क्या क्या, क्योंकि ये किसका गुलाम था और इसको दास्ता से मुक्ति कहाँ पर मिली और ये इसको किसने खरीदा था सर्वप्रथम, और इसके द्वारा किसने रुपये में खरीदा था, किसके पहले कितना इसके दाम लगे थे, और ये किसका गुलाम था, इसके पिता का नाम क्या था, ये किस वंश का था, उसके बाद में ये किस तुर्क जनजाति का था, ये मैंने पीछे आपको बताया है। इसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए, ठीक, और आपका ये चांदी के टंका और चांदी के टंका ये प्रचलित चलाए, ठीक है, ये मैंने बताया है आपको पीछे। चांदी का टंका तथा तांबे का जीता सिक्कों का भी प्रचलन किसने किया, शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने। और इसने शुद्ध अरबी के सिक्के भी चलाए, किसने, इल्तुतमिश ने। अब आता है कि इसकी राजनीति उपलब्धियां, इसकी राजनीति उपलब्धियां क्या थी। अब 1215 ईस्वी में त्राइन के मैदान में, ठीक है, 1215 ईस्वी में त्राइन के मैदान में इसने जो गजनी का शासक था ताजुद्दीन यलदूज, जो कुतुबुद्दीन ऐबक के समय भी था, और ये ताजुद्दीन यलदूज कौन था, ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था, किसने, और इसने कुतुबुद्दीन ऐबक को भी काफी परेशान किया। उसके बाद में परेशान करने के बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कई युद्ध में इसको हराया, हराने के बाद में जब भी नहीं माना, उसके बाद में फिर आराम शाही की ज्यादा कार्यकाल नहीं है, फिर ये तीसरे शासक बना गुलाम वंश का शमसुद्दीन इल्तुतमिश बना। इसके कार्यकाल में भी ये दोनों ही जो गुलाम थे मोहम्मद गौरी के, ये कुतुबुद्दीन ऐबक में भी कुबाचा, नासरुद्दीन कुबाचा जो आपका सिंध का शासक था, और ये गजनी शासक था ताजुद्दीन यलदूज। ये कुतुबुद्दीन ऐबक में भी परेशान करता है उत्तरधारी बनने के लिए, और उसके बाद में शमसुद्दीन इल्तुतमिश के कार्यकाल में भी ये परेशान करते हैं दोनों ही। कौन कौन, नासरुद्दीन कुबाचा जो सिंध का शासक था, जो मोहम्मद गौरी ने इसको सौंपा था, उसके बाद में, और गजनी का जो जिम्मेदारी सौंपी थी ताजुद्दीन यलदूज भी, क्योंकि ऐबक के शासनकाल में परेशानी, और ये परेशानी करते रहते हैं, और इसके बाद में इसके शासनकाल में भी ये परेशानी करते हैं दोनों ही, ठीक है। नासरुद्दीन कुबाचा शासक था किसका, सिंध का, और ये ताजुद्दीन। तो 1215 ईस्वी में त्राइन के मैदान में इल्तुतमिश ने जो गजनी का शासक था ताजुद्दीन यलदूज को हराया, और हराने के बाद में इसको पूरा उस टाइम पे पूरा ये इलाका था गजनी का, ये इलाका था, क्योंकि त्राइन के मैदान में इसका शासन किसका था, इस टाइम पे गजनी का शासक था, ये शासन कर रहा था ताजुद्दीन यलदूज। इसको पराजित करने के बाद में, जब पराजित हो जाता है, तो ये पराजित करने के बाद में यहाँ पे ये इसको पूर्ण पराजित नहीं कर पाता, मतलब पराजित तो कर जाता है, ये पूरा इसको अधिकार नहीं लेता, क्योंकि 1215 में जो त्राइन के मैदान में जो गजनी का शासक था ताजुद्दीन यलदूज को पराजित करने के बाद में, ये पराजित करने के बाद में हार जाता है। हारने के बाद में फिर इल्तुतमिश 1211 में जो पीछे था, क्योंकि इससे जो पीछे था, क्योंकि युद्ध में अभी क्वेश्चन पूछ जाता है कि शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने, इसलिए मैं बीच में पॉइंट लिख दिया है, शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने किस युद्ध में आराम शाही को हत्या की थी, या किस युद्ध में आराम शाही को हराया था। तो आराम शाही को किस युद्ध में हराया था, युद्ध के युद्ध में, किसके में, युद्ध के युद्ध में हराया था किसको, आराम शाही को, और उसके बाद इसकी हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद में जो शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने दिल्ली की राजधानी घोषित कर दिया, क्योंकि इस हराने के बाद, किस युद्ध के बाद में, युद्ध के हराने के बाद में, जो 1211 ईस्वी में हुआ था, आराम शाही की हत्या करने के बाद में जो युद्ध हरा दिया, हराने के बाद में फिर आराम शाही की हत्या भी कर देता है, फिर वहाँ की दिल्ली को राजधानी बनाकर वहाँ पे प्रशासन चालू कर देता है। तो ये अलग है बात, ये पीछे वाली बात, इसलिए मैंने पॉइंट ले लिया है, क्योंकि ये याद आ गया मुझको। 1215 में त्राइन के मैदान में किसको हराता है, गजनी का शासक ताजुद्दीन यलदूज को पराजित करता है। उसके बाद में 1217 ईस्वी में चिनाब नदी के किनारे पर एक मसूरा नामक जगह रहती है, ठीक है, कहाँ पर, जो चिनाब नदी के किनारे पर एक मसूरा नामक जगह रहती है, जिस स्थान पर जो आपको बताया था नासरुद्दीन कुबाचा सिंध का शासक था, वहाँ उसका शासन चलता है, शासन करता है। और उसी जगह पे भी मसूरा नाम के, चिनाब नदी के किनारे पर मसूरा नामक स्थान है, वहाँ पर नासरुद्दीन कुबाचा को जो सिंध पर जिम्मेदारी सौंपता कौन है, मोहम्मद गौरी। तो ये यहाँ पे सिंध का इस जिम्मेदारी, जिस प्रकार ये गजनी की जिम्मेदारी ताजुद्दीन यलदूज को ये ऐबक के में कार्यकाल में परेशान करता है, और आपके ये शमसुद्दीन इल्तुतमिश कार्य में, क्योंकि ये दोनों ही कार्य में परेशान करते हैं, क्योंकि
ताजुद्दीन भी ये आक्रमण करता रहता है और आपका नासिरुद्दीन कुबाचा भी आक्रमण करता रहता है। और वो अलग बात है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने इन्हें बनाने के लिए वैवाहिक संबंध बनाए, जिससे कि अपनी एक लड़की की शादी करवा दी थी नासिरुद्दीन कुबाचा से। और ताजुद्दीन जल्दूज था जो गजनी का जिम्मेदारी सौंपी थी मोहम्मद गौरी ने। इसकी जो लड़की की शादी किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्वयं की लड़की की शादी। उसके बावजूद भी ये नहीं माने और ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने युद्ध में हराए। उसी प्रकार इल्तुतमिश ने भी ये त्राण के मैदान में युद्ध हराया 1215 ईस्वी में। त्राण के मैदान युद्ध में गजनी का शासक ताजुद्दीन युद्ध को पराजित किया किसने? शमसुद्दीन इल्तुतमिश में। उसके बाद में 1217 ईस्वी में जो चिनाब नदी के किनारे है एक मंसूरा नामक स्थान है, उस पर किसका शासन था? उसकी शासन चल रहा था। मंसूरा जो नामक स्थान है उस पे आपका कुबाचा नासिरुद्दीन कुबाचा का शासन था, मतलब वहाँ शासन कर रहा था। इसको भी किसने हराया? 1217 ईस्वी में शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने। ठीक है, शमसुद्दीन से पराजित करने के बाद में इसी समय, क्योंकि ये भी इसी समय मंगोल आक्रमण का खतरा था। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मंगोल आक्रमण खतरा किस समय था? क्योंकि जो 1217 ईस्वी में मंगोलों का आक्रमण खतरा बनना चालू हो जाता है। जो 1217 ईस्वी में मंगोलों आक्रमण और मंगोलों का जो आक्रमण जो खतरा हो जाता है, क्योंकि इल्तुतमिश काफी तेज था और विद्वान आदमी था शमसुद्दीन इल्तुतमिश। तो ये जो 1217 ईस्वी में चिनाब नदी के किनारे मंसूरा नामक स्थान है, वहाँ पर नासिरुद्दीन कुबाचा को हराता है। हराने के बाद में वहाँ पर उसी समय मंगोलों का आक्रमण का कुछ इसको जानकारी हो जाती है, जिससे कि मंगोल आक्रमण का यहाँ खतरा हो जाता है। उसके बाद में 1221 ईस्वी में, ठीक है, क्योंकि 1221 ईस्वी में जो मंगोलों का जो नेता था चंगेज खां, ठीक है, काफी फेमस नाम है चंगेज खां क्या करता है 1221 में? क्योंकि चंगेज खां ये कुछ समझता है कि चंगेज खां किसके शासनकाल में आया था? तो चंगेज खां शमसुद्दीन इल्तुतमिश के शासनकाल में आया। और क्यों आया था मैं आपको इसे बता रहा हूँ कि जो 1221 ईस्वी में जो मंगोलों का जो जो मंगोलों का जो 1221 ईस्वी में मंगोलों का जो सेना का नेतृत्व करने वाला उसका नाम था चंगेज खां, जो मंगोलों की सेना का नेतृत्व कर रहा था। तो नेतृत्व करने के बाद में वहाँ पे एक ख्वारिज्म जो पीछे जो बताया था महमूद गौरी से एक ख्वारिज्म एक साम्राज्य होता है, उसका एक राजकुमार होता है जिसका नाम रहता है जलालुद्दीन माकबरनी। ठीक है, क्योंकि जलालुद्दीन माकबरनी, और वो किस साम्राज्य का रहता है? ख्वारिज्म। जो ख्वारिज साम्राज्य काफी ताकतवर साम्राज्य था, जो मोहम्मद गजनवी ने भी उस पर आक्रमण किया और मोहम्मद गौरी ने भी आक्रमण किया उस पर, क्योंकि सबसे पहले मोहम्मद गौरी ने उस साम्राज्य को नष्ट किया था। उसके बाद में भी वहाँ पे साम्राज्य चलता रहा। तो इस साम्राज्य का जो राजकुमार था, ख्वारिज्म साम्राज्य राजकुमार था जिसका नाम था जलालुद्दीन माकबरनी, इसका पीछा करते हुए कौन? चंगेज खां। इसका पीछा करते हुए चंगेज खां ये कहाँ तक आ गया? ये सिंध तक आ गया। ठीक है, भारत की सीमा के साथ साथ ये सिंध तक आ गया। और एक बात और, जब मंगोलों का आक्रमण जो खतरा बना था 1217 ईस्वी में, उस समय पे ये भागकर कहाँ पे आ गया था? ये भागकर भारत की सीमा पे आ गया था। कौन? जो ख्वारिज्म राजकुमार था। और इसने ख्वारिज्म राजकुमार ने सबसे पहले किसकी शरण मांगी थी? शमसुद्दीन इल्तुतमिश की, क्योंकि उस टाइम पे दिल्ली का शासक कर रहा था वो शमसुद्दीन इल्तुतमिश कर रहा था। तो इसने पत्र लिखकर या किसी माध्यम से, क्योंकि वहाँ पे उस टाइम पे या तो ये गुप्तचर होते थे या फिर घोड़े के द्वारा एक पोस्टमैन की तरह होते थे, या किसी भी सहायता से इल्तुतमिश के दरबार में सहायता मांगी कि आप मेरे लिए शरण दें, परंतु इल्तुतमिश ने सपा मना कर दिया। ठीक है, शमसुद्दीन ने मना कर दिया, मैं आपको शरण नहीं दूंगा। यदि इल्तुतमिश तेज था, यदि इल्तुतमिश शरण दे देता तो मंगोल आक्रमण भारत पर कर देते। ठीक है, और ये कारण क्या था कि ये जो पीछे जो मंगोल जो चंगेज खां है, इसी की सेना इसका पीछा करते करते भारत सीमा के क्षेत्र में आ गई, जिसकी सिंध में, और सिंध में इसको शरण मिली। किसको? जो जलालुद्दीन माकबरनी है, इसका पीछा करके भारतीय सीमा सिंध ने इसको शरण दी थी। और उस समय जो 1217 ईस्वी में किसी कारणवश ये आक्रमण इल्तुतमिश ने बचा लिया, क्योंकि वहाँ पे नासिरुद्दीन कुबाचा को सिंध पर शासन कर रहा था। तो नासिरुद्दीन कुबाचा को वहाँ पे हराने के बाद में इल्तुतमिश को इस समय मंगोल आक्रमण का खतरा बनता दिखाई दिया। और क्योंकि उस समय पे जो ख्वारिज्म राजकुमार था जलालुद्दीन माकबरनी ने इल्तुतमिश से सहायता मांगी, उसने सहायता
करने के लिए मना कर दिया, तो वहाँ पर मंगोल आक्रमण जो होना था तो वो किसी तरह से इल्तुतमिश ने वो टाल दिया, क्योंकि यदि इल्तुतमिश इसको शरण देता तो मंगोल आक्रमण करते 100%, तो इसलिए शरण को मना करने के बाद में मंगोल आक्रमण नहीं हुआ, क्योंकि उस टाइम पे मंगोल आक्रमण का काफ़ी विचार और काफ़ी सिस्टम चल रहा था, क्योंकि जहाँ पर ये मंगोल आक्रमण करते थे वहाँ ये सबको नष्ट कर देते थे, और इतना खतरनाक ये इतना शक्तिशाली, इतना खतरनाक युद्ध करते थे कि वहाँ की जनता या कोई वहाँ का सिपह सलार कोई भी किसी को नहीं छोड़ते थे। इसलिए हर किसी को भय रहता था कि ये किसी पर आक्रमण नहीं करते, क्योंकि सबको ये पता था कि जहाँ पर ये आक्रमण करते हैं ये छोटे बच्चे बड़े बच्चे को नहीं छोड़ते, किसी को भी नहीं छोड़ते थे, ये एक तरफ से ध्वस्त करते जाते। तो उसी प्रकार इसने किसी कारणवश यहाँ से टाल दिया, किसने? इल्तुतमिश ने। जब 1221 ईस्वी में पीछा करते करते ख्वारिज़म राजकुमार था, जलालुद्दीन मागवान का पीछा करते हुए जो मंगोल का जो नेतृत्व कर रहा था, सेनापति था जिसको जो नेतृत्व कर रहा था चंगेज खां की भारतीय सीमा के पास आने का, और ये कहाँ तक आ गया चंगेज खां? ये सिंध पर, क्योंकि सिंध ने ही इसको शरण दे रखी थी, जो ख्वारिज़म राजकुमार था इसको सिंध पर ही शरण दे रखी थी। शरण देने के बाद में वहाँ पीछा करते हुए, क्योंकि लास्ट में चंगेज खां जलालुद्दीन मागवान को खत्म कर देता है। उसके बाद में क्या होता है कि क्वाचा जो 1217 ईस्वी में क्वाचा पे 1217 ईस्वी में क्वाचा पे ख्वाजा नासिरुद्दीन क्वाचा ही सिंध का शासक था, जो आपके चिनाब नदी का मंसूरा में जो नामक स्थान है उस पर क्वाचा को नासिरुद्दीन इल्तुतमिश को हराता है, और हराने के बाद में फिर पुनः एक बार आक्रमण कब करता है इल्तुतमिश? 1217 में, क्योंकि 1217 के बाद में फिर पुनः आक्रमण करता है 1224 ईस्वी में। ठीक है, किसके विरुद्ध? क्वाचा के विरुद्ध, जो सिंध का शासक था नासिरुद्दीन क्वाचा। इसका पूरा क्या नाम है? नासिरुद्दीन क्वाचा। तो ये नासिरुद्दीन क्वाचा पर फिर अभियान करता है कौन? इल्तुतमिश। और अभियान करने के बाद में इल्तुतमिश इसको बुरी तरह से यहाँ हराता है, और हराने के बाद में फिर उसके बाद में फिर वहाँ से ये भाग जाता है। फिर उसके बाद में इल्तुतमिश 1225 ईस्वी में बंगाल का एक विद्रोह होता है, जिसका एक शासक होता है हिसामुद्दीन ऐबक उर्फ गयासुद्दीन। ठीक है, गयासुद्दीन, क्योंकि जब गयासुद्दीन रहता है, ये बंगाल का जो मोहम्मद गौरी रहता है उत्तराधिकारी किसका? मोहम्मद गौरी का। ये उस टाइम पे बंगाल का शासक बन जाता है, उसी टाइम पे जो मोहम्मद गौरी के समय में। तो जो मोहम्मद गौरी के समय पे ये बंगाल का शासक बन जाता है, जिसका और वो बंगाल का शासक बनता है, तो यहाँ पर बंगाल में विद्रोह करता है 1225 ईस्वी में। बंगाल के विद्रोह करने के बाद में, और करता कौन है? हिसामुद्दीन ऐबक उर्फ गयासुद्दीन। ठीक है, क्योंकि गयासुद्दीन यहाँ विद्रोह करता है, और इसको विद्रोह करने के बाद में क्या करता है कि इल्तुतमिश इस विद्रोह को दबा देता है, और कब? 1225 ईस्वी में। और दबा देने के बाद में इसको वहाँ हरा देता है। गयासुद्दीन को हराने के बाद में इसका एक इल्तुतमिश का एक चेष्ट पुत्र रहता है, मतलब चेष्ट पुत्र रहता है नासिरुद्दीन महमूद, उसको बंगाल का शासक बना देता है। किसको? नासिरुद्दीन महमूद को बंगाल का शासक बना देता है, जो इल्तुतमिश शमसुद्दीन इल्तुतमिश का पुत्र, चेष्ट पुत्र था। उसके बाद में 1228 ईस्वी में, ठीक है, 1228 ईस्वी में, क्योंकि क्वाचा को कहाँ हराता है? 1217 में क्वाचा को हराता है इल्तुतमिश। उसके बाद में 1217 के बाद में 1224 में हराता है क्वाचा को, नासिरुद्दीन क्वाचा को, और 1224 के बाद में फिर 1228 ईस्वी में सिंधु नदी में डूबकर नासिरुद्दीन क्वाचा मर जाता है। ठीक है, क्योंकि काफी पीछे भी जैसे कुतुब ऐबक भी हराता है इसको कई युद्धों में। उसके बाद में फिर क्योंकि ये दोनों मोहम्मद गौरी के ये दोनों गुलाम होते हैं, ये 3 गुलाम होते हैं। कुतुब ऐबक गुलाम होता है, और आपका जलालुद्दीन ये ताजुद्दीन यल्दूज गुलाम होता है, और आपका नासिरुद्दीन क्वाचा भी गुलाम होता है। ये कुतुब ऐबक को भी परेशान करते हैं इस कार्यकाल में, उसके बाद इल्तुतमिश को भी परेशान करते हैं इस कार्यकाल में। तो चलते आते हैं, और इनका ये कार्यकाल जब तक समाप्त नहीं होता जब तक ये मर नहीं जाते। इसी प्रकार 1217 ईस्वी में इसको मंसूरा नाम स्थान पर, जो चिनाब नदी के किनारे है, मंसूरा नाम के स्थान पर इल्तुतमिश हराता है नासिरुद्दीन क्वाचा को। उसके बाद में 1224 में फिर पुनः आक्रमण करता है इल्तुतमिश क्वाचा के विरुद्ध, फिर वहाँ पे हराता है। फिर उसके बाद में 1228 ईस्वी में क्वाचा सिंधु नदी में डूबकर आत्महत्या कर लेता है। किस पर? सिंधु नदी में आत्महत्या लेता है।
और इसलिए इल्तुतमिश अपने प्रतिद्वंद को, किसके कौन कौन प्रतिद्वंद रहते हैं, जिस प्रकार कुतुबुद्दीन के प्रतिद्वंद कौन रहते हैं, नासिरुद्दीन क़वाचा और ताजुद्दीन यलदौज। इसी प्रकार शमसुद्दीन इल्तुतमिश के कौन प्रतिद्वंद रहते हैं, तो ये यही रहते हैं, ताजुद्दीन जो गजनी का शासक था, ताजुद्दीन यलदौज, और आपका सिंध का शासक था नासिरुद्दीन क़वाचा। इनको समाप्त करने का, और मतलब एक तो ये डूबकर आत्महत्या कर लेता है, उसके बाद में इसकी हत्या करवा देता है ताजुद्दीन। तो ताजुद्दीन हत्या करने के बाद में जो यहाँ गयासुद्दीन हत्या करवा देता है, तो हत्या करने के बाद में ये नासिरुद्दीन ये काम भेज देता है गयासुद्दीन को, ये बदायूं भेज देता है। बदायूं भेजने के बाद में वहाँ हत्या कर देता है, और हत्या करने के बाद में बंगाल के शासक बनता है नासिरुद्दीन महमूद, जो आपके इल्तुतमिश का ज्येष्ठ पुत्र बनता है। उसके बाद में 1228 ईस्वी में क़वाचा सिंधु नदी में डूबकर मर जाता है, इसलिए इल्तुतमिश अपने प्रतिद्वंदी क़वाचा तथा यलदौज दमन करके दिल्ली सल्तनत का स्वतंत्र स्थापित। ठीक है, अब यहाँ से चालू होता है, जब ये राजनीति उपलब्धियां होती हैं, तो यहाँ से एक परिणाम निकलता है कि जो इसके प्रतिद्वंदी थे उन्हें हराने के बाद में यहाँ से दिल्ली सल्तनत काल होता है, मतलब दिल्ली सल्तनत के शासक यहाँ स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित करता है। कौन? इल्तुतमिश। ठीक है, उसके बाद में 1229 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो जाती है। कब? 1229 ईस्वी में, क्योंकि नासिरुद्दीन महमूद जो शमसुद्दीन इल्तुतमिश का ज्येष्ठ पुत्र था, जो बंगाल का शासक, क्योंकि गयासुद्दीन हराने के बाद में बंगाल का शासक किसको घोषित कर देता है? नासिरुद्दीन महमूद को, जो आपका शमसुद्दीन इल्तुतमिश का ज्येष्ठ पुत्र था। जब 1229 में इसकी मृत्यु हो जाती है, कहाँ? किसकी? नासिरुद्दीन महमूद की, 1229 में मृत्यु होने के बाद में इस शासक कहाँ का था? बंगाल का था, क्योंकि गयासुद्दीन गयासुद्दीन को हराने के बाद में अपना जो ज्येष्ठ पुत्र होता है वो बंगाल का शासक बना देता है उसको, कि यहाँ पर आप जिम्मेदारी सौंपें। उसके बाद में नासिरुद्दीन महमूद की 1229 में मृत्यु हो जाती है। तो 1200 मृत्यु होने के बाद में बंगाल में विद्रोह होता है। ठीक है, बंगाल में विद्रोह होता है, और जो विद्रोह का नेतृत्व करता है वो होता है, उसका नाम होता है बल्का खिलजी। क्या होता है? बल्का खिलजी। अब जब बल्का खिलजी, क्योंकि जो शासक होता है, शासक नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो जाती है 1229 में। जब शासक ही मर जाता है तो वहाँ पर विद्रोह हो जाता है, और विद्रोह जो कौन करता है? विद्रोह करता है, जिसको नेतृत्व करता है विद्रोह का, वो था बल्का खिलजी। क्योंकि बल्का खिलजी वहाँ पर बंगाल में विद्रोह करता है। इस विद्रोह को दबाने में शमसुद्दीन इल्तुतमिश जाता है। इस विद्रोह को दबाने के लिए कौन जाता है? शमसुद्दीन इल्तुतमिश जाता है, और इस विद्रोह को दबा देता है। और इस विद्रोह को दबाने के बाद में फिर बंगाल का शासक कौन बनता है? मलिक अलाउद्दीन जानी। ठीक है, मलिक अलाउद्दीन जानी को नियुक्त कर देता है। कौन? इल्तुतमिश। ठीक है, शमसुद्दीन इल्तुतमिश किसको नियुक्त कर देता है? मलिक अलाउद्दीन जानी को नियुक्त करने के बाद में, इससे पहले क्या होता है, जब इल्तुतमिश सोचता है कि राजपुताना जो इलाका होता है, उस इलाके में ये सोचता है युद्ध के लिए, और ये राजपुताना की तरफ भी ध्यान देता है। और ध्यान देने के बाद में आपका 1226 ईस्वी में रणथंभोर पर आक्रमण करके वहाँ पे अपना अधिकार कर लेता है। उसके बाद में 1227 में मंडोर किले पर भी अधिकार कर लेता है। कौन? इल्तुतमिश। और उसके बाद में 1231 ईस्वी में ग्वालियर अभियान जाते समय, जब 1231 ईस्वी में ग्वालियर अभियान जाते समय में वहाँ की जो जिम्मेदारी, जो दिल्ली की जिम्मेदारी जो सौंप देता है अपनी, इसकी पुत्री होती है रजिया। ठीक है, जब 1231 ईस्वी में जो ग्वालियर अभियान के लिए जब निकलता है शमसुद्दीन इल्तुतमिश, तो वहाँ की जिम्मेदारी सौंप देता है किसको? अपने पुत्र को, रजिया को। और रजिया को जिम्मेदारी सौंपने के बाद में ये जो रजिया वहाँ की प्रशासन और वहाँ का शासन इतनी अच्छी तरह चलाती है, जिससे कि शमसुद्दीन इल्तुतमिश को उससे प्रभावित हो जाता है। और वहाँ से जो आपका 1231 में जो ग्वालियर अभियान होता है, उसे 1231 ग्वालियर अभियान के बाद में ये आता है वहाँ से 6 महीने के बाद में, क्योंकि जो अभियान चलता है ग्वालियर, जो 1231 में ये अभियान में चले जाता है शमसुद्दीन इल्तुतमिश, और अपनी जो राजगद्दी जो जिम्मेदारी सौंप जाता है अपनी पुत्री को, रजिया को। ठीक है, रजिया सुल्ताना को, जिसकी पुत्री थी।
और सऊदी वहाँ से जब वापस आता है कितने दिनों के बाद, वहाँ से 6 महीने के बाद में वापस आता है, तो वहाँ का प्रशासन और वहाँ की जिम्मेदारी अच्छी तरह से निभाती है रजिया सुल्तान जो इसकी पुत्री, और इसी से प्रभावित होकर ये अपने जीवित समय से पहले ही अपना उत्तराधिकारी किसे घोषित कर देता है, रजिया सुल्तान को। और रजिया सुल्तान को उत्तराधिकारी घोषित करने के बाद में वहाँ पर सिक्के भी चलाता है, और सिक्के चलाने के बाद में अपने सिक्के चलाने के बाद में उस पर रजिया भी अंकित करवाता है। जो दिल्ली में से सिक्के चलाता है शमसुद्दीन इल्तुतमिश, वहाँ पर ये क्या करता है कि अपने सिक्कों के साथ साथ अपना जो चित्र रहता है इसका, अपने सिक्कों के साथ साथ रजिया भी अंकित करवाता है उन सिक्कों पर। तो जब उत्तराधिकारी घोषित कर देता है कि मेरे मरने के बाद में ये उत्तराधिकारी बनेंगी, तो आपका जो इल्तुतमिश का एक वजीर होता है, कौन, इल्तुतमिश का एक वजीर होता है जिसका नाम है मोहम्मद जुनैदी। ठीक है, मोहम्मद जुनैदी इसका विरोध करता है। ठीक है, किसका वजीर होता है, इल्तुतमिश का वजीर होता है मोहम्मद जुनैदी ही इसका विरोध करता है। ये भी एक क्वेश्चन आता है अक्सर एग्जामों में कि जब इल्तुतमिश ने उत्तराधिकारी घोषणा की तो उसका विरोध सर्वप्रथम किसने किया, तो उसका विरोध किसने किया, ये वजीर था इल्तुतमिश का मोहम्मद जुनैदी रजिया सुल्तान के जो उत्तराधिकारी बनने के बाद में इसने सबसे पहले विरोध किया। और एक गुलाम था इल्तुतमिश का, ठीक है, जिसका नाम था बलबन ने इसका समर्थन दिया। ठीक है, ये क्वेश्चन दादा कि बलबन ने इस बात का समर्थन दिया, और विरोध किसने किया, विरोध किया आपका जो इल्तुतमिश का वजीर था मोहम्मद जुनैदी ने विरोध किया, और समर्थन किसने दिया, इल्तुतमिश का गुलाम था बलबन ने। और एक बात और, इल्तुतमिश ने ही तुर्काने चहलगानी, ठीक है, किसका गठन किया था, इल्तुतमिश ने तुर्काने चहलगानी का गठन किया, जो 40 सरदार उसमें रहते थे, और जो कहीं भी युद्ध होता था या कहीं युद्ध करने के जाते थे तो इसमें सबसे बड़ा अच्छा भागीदारी रहता था। और ये भी क्वेश्चन आता है कि तुर्कानी चहलगानी का गठन किसने किया था, तो ये किसने किया था, शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने किया था। और आगे क्वेश्चन ये बताया कि तुर्कान चहलगानी का में ये जो बलबन गुलाम था, उस समय जो बलबन गुलाम था ये तुर्कानी चहलगानी का ही सदस्य था, जो 40 सदस्य थे, जो शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने गठन किया था तुर्कानी चहलगानी या 40 सरदारों का गठन। इस 40 सरदारों के गठन के अंदर ही ये 40वें सरदार थे, उसी में ही ये बलबन भी उसी में ही था। ठीक है, और जो आगे चलकर सर्वप्रथम बलबन ने इस 40 जो तुर्कानी चहलगानी है 40 सरदारों के गठन का जो समाप्त किया था, ये समाप्त किया किसने था, बलबन ने। ये भी क्वेश्चन पूछता है तुर्कानी चहलगानी का संगठन या 40 सरदारों का जो एक संगठन था, इसकी स्थापना किसने करी, शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने करी, और इसका गठन का समाप्त किसने किया, पूर्ण खत्म किसने किया, वो बलबन ने किया, आगे चलकर जब बलबन काल आएगा। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है कि 1229 में नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु होने के बाद में बंगाल का विद्रोह होता है। उसका जो नेतृत्व करता है बल्का खिलजी करता है। जो बल्का खिलजी करने के बाद में इसका दमन करता कौन है, शमसुद्दीन इल्तुतमिश इसका दमन कर देता है। इसको हराने के बाद में इसको मार देता है, जिससे कि बंगाल में शासक किसको बनाता है, शमसुद्दीन इल्तुतमिश मलिक इलाउद्दीन जानी को नियुक्त करता है बंगाल का शासक। उसके बाद में इससे पहले जो 1226 और 1227 के बीच में जो 1225-26 में हुआ था, जो बंगाल विद्रोह हुआ था, वहाँ भी गयासुद्दीन, तो जब 1226 में गयासुद्दीन इस विद्रोह कौन विद्रोह कर रहा था उस टाइम पे, जो ताजुद्दीन होता है, जो बंगाल का शासक रहता है 1225-26 ईस्वी में, तो बंगाल का उसको विद्रोह को दबाने के लिए शमसुद्दीन इल्तुतमिश जाता है और उस विद्रोह को दबाता है। ठीक है, क्योंकि जो गयासुद्दीन को पराजित करने के बाद में वहाँ का किस बंगाल शासक को नियुक्त कर देता है, ये जिसका चेष्ट पुत्र रहता है नासिरुद्दीन महमूद को। अब जब 1225 में जो बंगाल में विद्रोह होता है, उसके बाद में ये सोचता है कि मैं अब ध्यान राजपूताना की तरफ दूं। ठीक है, और राजपूताना ध्यान देता भी है, और 1226 में रणथंभौर पर भी ये विजय प्राप्त कर देता है, और 1227 में मंडोर का जो किला होता है उस पर भी ये फतेह पा लेता है। कौन, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, जो राजपूताना को
ध्यान में रखा। जो राजपुताना का ये पूरा क्षेत्र होता है। रणथंभौर पे भी 1226 में, उसके बाद 1227 में मंडोर किले पर भी आक्रमण करने के बाद में उसे विजय प्राप्त कर लेता है। अब 1229 के बाद में ये 1231 में ग्वालियर अभियान होता है। ठीक है, ग्वालियर अभियान जाते समय दिल्ली के शासन की जिम्मेदारी अपनी पुत्री को रजिया सुल्तान को सौंप देता है। ग्वालियर के जो परिहार राजपूत शासक थे, कौन, मंगलदेव या वर्मदेव। जो ग्वालियर के जो अभियान जाता है 1531 में, तो वहां के शासक कौन थे, जो परिहार राजपूत शासक था, मंगलदेव या वर्मदेव। पराजित करने का 6 महीना के बाद में इनको हरा देता है। ठीक है, मंगलदेव या इसका दूसरा नाम है परमदेव को हराने के बाद में वहां से 6 महीने के बाद में लौटता है। और जो लौटने के बाद में रजिया की वहाँ की शासन और वहाँ का जो प्रशासन अच्छी तरह से देखता है और बढ़िया रजिया सुल्तान वहाँ की चलाती है। इससे प्रभावित होकर ये इसी युद्ध के बाद में ये पूछता है कि रजिया सुल्तान को उत्तराधिकारी कब बनाता है, तो क्या बनाता है ये उससे पहले वहाँ की शासन। पहले तो क्या आता है कि ग्वालियर 1231 में ग्वालियर अभियान पे जाता है, तो ये पहले उत्तराधिकारी नहीं बनाता। वहाँ का जो शासन प्रशासन की जिम्मेदारी दिल्ली वो अपनी पुत्री को समझाता है। जब उसके 6 महीने के बाद में आता है मंगलदेव या वर्मदेव, जो ग्वालियर का जो परिहार राजपूत शासक था, उसे हराने के बाद में वहाँ से 6 महीने के बाद आता है, तो 6 महीने के बाद ही वहाँ का प्रशासन और शासन देखने के बाद में काफी प्रभावित होता है। जब ये उत्तराधिकारी कोई इसमें एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि वो क्या करते हैं कि एग्जाम में पूछ लेता है कि शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने रजिया सुल्तान को कब उत्तराधिकारी बनाया, तो उसमें ग्वालियर अभियान में भी ऑप्शन होता है, उसके ग्वालियर अभियान के बाद में ऑप्शन होता है, और उसके 6 महीने के बाद में। क्योंकि ज़्यादातर जो स्टूडेंट है क्या करते हैं कि तुरंत टिक मार देते हैं ग्वालियर अभियान। ठीक है, ग्वालियर अभियान में तो जाता है, ठीक, जब इसको उत्तराधिकारी घोषित नहीं करता। जब ग्वालियर अभियान के बाद में 6 महीने के बाद में आता है, उसके बाद में ये उत्तराधिकारी घोषित करता है रजिया सुल्तान को, जो शमसुद्दीन इल्तुतमिश की पुत्री थी। और इसका विरोध कौन करता है, जिसका जो वजीर होता है मोहम्मद जुनैदी। ठीक, मोहम्मद जुनैदी इसका विरोध करता है, जो इल्तुतमिश का वजीर रहता है। और समर्थन कौन करता है, समर्थन करता है आपका बलबन। ठीक है, जो इल्तुतमिश का गुलाम था। उसके बाद में इल्तुतमिश तुर्कानी चहलगानी, ठीक, इल्तुतमिश तुर्कानी चहलगानी या 40 सरदारों का संगठन की स्थापना कौन करता है, ये करता है शमसुद्दीन इल्तुतमिश। और एक बात और, जो बलबन जो गुलाम रहता है उस सारी 40 सरदारों के में जो 40 सरदार होते हैं उसी में ही बलबन, तो 40 सरदारों में ही बलबन होता है। ठीक है, उसी सरदारों में, जैसे 1 2 3 4 40 हैं, तो 40 में ही सरदार जो रहता है गुलाम, ये इल्तुतमिश रहता है। और आगे चलकर उन 40 सरदारों के ही प्रभावित रहता है, और प्रभावित इतना रहता है कि जो भी सुल्तान बनता है वो 40 सरदार के जो अमीर रहते हैं वही आगे को वो जिसको चाहे वो उसी को ही शासक या सुल्तान बनाते हैं। और लास्ट में आके जब बलबन सुल्तान बनता है, जो बलबनी वंश की स्थापना करता है, तो ये सबसे पहले क्या करता है, उन 40 सरदारों या तुर्कानी चहलगानी को ही नष्ट करता है, क्योंकि ये इसका एक्सपीरियंस रहता है, क्योंकि ये उसी ग्रुप में रहता है। ठीक है, तो ये बात। और दूसरी बात, इसने क्या सुल्तान की जो उपाधि जो ग्रहण करी थी, किसने सुल्तान की उपाधि जो ग्रहण करी थी वो 1229 ईस्वी में। ठीक है, किसने, इल्तुतमिश ने। कब करी थी सुल्तान की उपाधि ग्रहण, इसने 1229 में सुल्तान की उपाधि ग्रहण की थी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ग्रहण की थी कब, ये पूछा जाता है कि शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने सुल्तान की उपाधि किस साल में ग्रहण की थी। तो सुल्तान की उपाधि किस साल में ग्रहण की थी, 1229 ईस्वी में इल्तुतमिश ने सुल्तान की उपाधि ग्रहण की थी। उसके बाद में और प्रथम ये सुल्तान था जिसने दिल्ली को राजधानी बनाया। ठीक है, ये प्रथम सुल्तान था। उससे पहले लाहौर से प्रशासन या शासक होता था, जो भारत में जितने भी राज्य थे वहाँ पे से कमेंट करने के बाद में यहाँ पे आ जाते। और ये सब प्रथम था जिसने दिल्ली को राजधानी बनाया और दिल्ली से शासन चालू किया। किसने, शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने। इसने
शुद्ध अरबी के सिक्के भी चलाए। ठीक है, चांदी का टंका तथा, ठीक, क्या क्या चलाया इसने? चांदी का टंका भी चलाया इसने, चांदी का टंका तथा तांबे का जीतल का प्रचलन किया। किसने? शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने किया। ठीक है, चांदी का टंका तथा तांबा का जीतल। उसके बाद में इसने शुद्ध अरबी, ठीक, इसने जो चलाए थे शुद्ध अरबी के सिक्के भी चलाए थे। शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए। ठीक है, तुर्कान ए चहलगानी या 40 सरदारों का संगठन। 40 सरदारों का संगठन। ठीक है, स्थापना किसने करी? या तुर्कान चहलगानी या फिर 40 सरदारों का संगठन किसने करा? शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने। इन्हें शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए किसने? शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने। चांदी का टंका या तांबा का चीतल का प्रचलन किसने किया? शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने। 1229 में इसने सुल्तान की उपाधि गिरगी। और एक सेना थी इसकी, ठीक है, इसकी सेना, इसमें पूछा जाता है क्वेश्चन में कि इसकी सेना, इसम एक कलब, इसम सेना को क्या कहा जाता था? इसम ए काल तथा काल ए सुल्तानी, काल ए सुल्तानी। ठीक, इसकी सेना को क्या कहा जाता? इसमें काल या कालवे सुल्तानी, इसकी इल्तुतमिश की जो सेना होती थी। और इल्तुतमिश की सेना के बाद में इसने एक बात और है, ये मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता भी बताते हैं इसको। मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता किसको? शमसुद्दीन इल्तुतमिश को। मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता भी इसको बताया है। और मीनाज-उस-सिराज इल्तुतमिश का दरबार भी लेखक था। ठीक है, मीनाज-उस-सिराज इसका दरबारी लेखक था। उसके बाद में इसके द्वारा जो निर्मित मकबरा जो बनाया था उसी में इसको दफनाया गया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इल्तुतमिश के, ये पूछा जाता है कि कौन सुल्तान था जिसने अपने मकबरा बनाने के बाद में उसे दफनाया गया? तो किसको दफनाया गया? शमसुद्दीन इल्तुतमिश को, क्योंकि ये मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता भी था। और इसने अपना मकबरा निर्मित करवाया था। उसी मकबरा निर्मित करने के बाद में जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो उसी में इसको दफनाया जाता है। ठीक है, उसी में इसको दफनाया जाता है।
उसके बाद में 1234 से 1235 में एक मालवा मध्य प्रदेश में स्थित है भिलसा अभियान, ठीक है। भिलसा अभियान पर गया था। इसने उज्जैन के महाकाल मंदिर को लूटने के साथ साथ, क्योंकि 1234 और 1235 ईस्वी में मालवा जो मध्य प्रदेश में स्थित भिलसा अभियान पर गया था और उज्जैन में, ठीक है, उज्जैन पे एक महाकाल मंदिर है, उस मंदिर को लूटने के साथ साथ वहां पर लूटपाट कर वहां की क्षति पहुंचाई उस मंदिर के लिए। इसी समय जब ये उज्जैन पे महाकाल मंदिर पर लूटता है और वहां के मंदिर को क्षति पहुंचाता है, तो इसको ध्यान कहा जाता है दोआब क्षेत्र पर, क्योंकि दोआब क्षेत्र था ये काफी उपजाऊ जमीन थी और उपजाऊ जमीन के बाद में ये देखता है कि यहाँ पे दोआब क्षेत्र है, यहाँ पे उपजाऊ जमीन है और यहाँ पे किसान और यहाँ के शासक हैं वो काफी अमीर हैं और क्यों ना इसके बाद में हम इस पर आक्रमण करें। फिर ये लूटने के बाद में जब ये 1234-1235 में मालवा मध्य प्रदेश स्थित भिलसा अभियान पर गया था, उसके उज्जैन के महाकाल मंदिर को लूटता है और उसको क्षति पहुंचाता है। इसी समय इसने दोआब क्षेत्र को ध्यान दिया। फिर क्या करता है, ये बदायूं को, कन्नौज को, बनारस को, अवध के विद्रोह के सरदारों का दमन करता है। कहाँ के बदायूं, कन्नौज, बनारस, अवध के विद्रोह सरदारों का दमन करता है और अवध का जो स्थानीय नेता है वो बारतू या पिरतू तुर्की सेना की क्षति पहुंचाता है। और क्षति पहुंचाने के बाद में ये इतना क्षति पहुंचाता है, तुर्की सेना थी, क्षति पहुंचाने के बाद में वहां पर जिसकी मृत्यु हो जाती है, मृत्यु के बाद में फिर वहां का जो क्षेत्र होता है वो शांतिपूर्ण हो जाता है, ठीक है, शांतिपूर्ण वहां की स्थिति हो जाती है। उसके बाद में ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि अंतिम आक्रमण, तो अंतिम आक्रमण जो होता है इसके सिंध के निकट स्थित पहाड़ी राज्य है वायमियान, ठीक है, किसके निकट, सिंध के निकट, जो आपके शमसुद्दीन इल्तुतमिश का लास्ट का अभियान मतलब अंतिम अभियान रहता है, वह पहाड़ी राज्य है वामियान के विद्रोह शासक, और वहां का जो विद्रोह होता है सैफुद्दीन हसन कारलुग के विरुद्ध अभियान करता है। लास्ट का अभियान ये सिंध के निकट स्थित पहाड़ी राज्य पर वामियान के विद्रोह, जहाँ विद्रोह होता है उस लास्ट का अभियान होता है शमसुद्दीन इल्तुतमिश का, और वहां शासक होता है सैफुद्दीन हसन कारलुग के विरुद्ध करता है और इसका अभियान या विद्रोह को दबा देता है। कौन, शमसुद्दीन इल्तुतमिश। उसके बाद में इसी अभियान में ये कुछ हम जाता है, इसी अभियान में कौन सा अभियान, जो सिंध के निकट स्थित पहाड़ी राज्य होता है वामियान, इसी के युद्ध के जो अंतिम युद्ध है ये बीमार पड़ जाता है। और बीमार पड़ने के बाद में बीमार इतना हो जाता है, काफी बीमार पड़ने के बाद में 30 अप्रैल 1236 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी, शमसुद्दीन इल्तुतमिश की। किसकी मृत्यु हो जाती है और किस अभियान में, जो आपका अंतिम अभियान रहता है, जो वामियान के विद्रोह का जो शासक होता है, जो वामियान अभियान होता है, जो सिंध के निकट स्थित, क्योंकि इसमें अंतिम अभियान सिंध के निकट स्थित पहाड़ी राज्य वामियान के विद्रोह को दबाता है और वहां का जो शासक होता है, जो विद्रोह का नेतृत्व करता है, वहां शासक होता है वो सैफुद्दीन हसन कारलुग। ये नाम ही पूछा जाता है, अंतिम अभियान में किस विद्रोह से दमन करता है, सैफुद्दीन हसन कारलुग। उसके बाद में जिस अभियान में इसकी मृत्यु हो जाती है किस बीमारी के कारण, और 29 अप्रैल 1936 को इसकी मृत्यु हो जाती है। अब ये कुछ पॉइंट मेरे याद आ गए कि इसकी खलीफा की उपाधि किसने मिली, किस वर्ष को मिली या किसके माध्यम से। अब आता है कि 18 फरवरी, क्योंकि 1229 ईस्वी में सुल्तान की उपाधि दान करता है, तो 18 फरवरी 1229 ईस्वी को बगदादी खलीफा, क्योंकि उस टाइम पे खलीफा ही उपाधि देते थे सुल्तान की उपाधि, तो 18 फरवरी 1229 ईस्वी को बगदादी खलीफा ने इसे खिलहत, किस उपाधि की, खिलहत मतलब विशेष शाही पोशाक, वहां से जो खलीफा था तो बगदाद का, इसने उपाधि दी खिलहत। खिलहत के मतलब विशेष शाही पोशाक दिया किसको, शमसुद्दीन इल्तुतमिश को, सुल्तान पोशाक दिया और सुल्तान के रूप में मान्यता प्राप्त की, और इस प्रकार दिल्ली का पहला सुल्तान था, ठीक है, क्योंकि पहले खलीफा दिल्ली का ये पहला सुल्तान था जिसके खलीफा के द्वारा मान्यता प्राप्त इसको सुल्तान की उपाधि दी गई। कब, 18 फरवरी 1229 में, और पहला सुल्तान था जिससे खलीफा द्वारा मान्यता प्रदान की गई। और उसके बाद में दिल्ली सल्तनत का मुद्रा व्यवस्था का संस्थापक, जैसे आपका मकबरा का संस्थापक इसे बोला जाता है इल्तुतमिश को, इसलिए जो मुद्रा था, जो दिल्ली में सल्तनत काल में मुद्रा थी, मुद्रा व्यवस्था का संस्थापक इसमें माना जाता है शमसुद्दीन
इल्तुतमिश को। इसने शुद्ध अरबी पद्धति के सिक्के चलाए। चांदी का टंका, जो चांदी का टंका जाता है 175 ग्रेन का होता है। ये क्वेश्चन जाता है चांदी का टंका कितना होता था, 175 ग्रेन का। तांबे का चीतल और चामे का चीतल, जो चामे का चीतल, टंका और चीतल के बीच का जो अनुपात भी चले, जो टंका चीतल के बीच का जो अनुपात था 1:48 था का अनुपात मिलता है। अब ये सभी जो आक्रमण और इसके जो कार्यकाल थे ये किसके थे, इल्तुतमिश के। और आगे जो वीडियो में बनाऊंगा इसी की, क्योंकि ये काफी लंबी वीडियो हो जाएगी, इसका दूसरा जो भाग है वो मैं आपको बनाऊंगा, क्योंकि इसके दरबार में कौन कौन कवि रहे थे और किस किस राइटर ने इसके बारे में क्या क्या बोला, और इसके उत्तरदारी के मामले में आप कम से कम ये 2-2.5 घंटे की वीडियो हो जाएगी, क्योंकि इल्तुतमिश का और कुतुब इन ऐबक का और बलबन का, ये 3 गुलाम वंश में 3 का काल सबसे ज्यादा काल इसका लंबा है। और वैसे तो गुलाम वंश में 11 शासक है, लास्ट शासक में बताया था क्यूमर्स है, क्योंकि क्यूबाद के बाद में 1290 ईस्वी में उसको 3 साल का था। उसी 3 साल के बाद में ही जो आपका खिलजी वंश चालू होता है, तो उसी मृत्यु के बाद में हो जाता है, वो अलग बात है। क्योंकि इसमें 11 शासक, यही पूछा जाता है गुलाम वंश में कितने शासक थे, 11 शासक थे। अंतिम शासक तुम्हारा क्यूमर्स था और गुलाम वंश संस्थापक आपका कुतुब इन ऐबक था। और सबसे ज्यादा लंबा शासक ये 3 शासक का आता है, इनका कार्यकाल सबसे लंबा होता है कुतुब इन ऐबक। कुतुब इन ऐबक का सबसे ज्यादा बड़ा अभियान, क्योंकि 2 कार्यकाल थे। उसके बाद में ये शमसुद्दीन इल्तुतमिश का जो 1211 से 1236 तक, फिर अभियान आता है आपका सबसे ज्यादा, वो अभियान आता है आपका बलबन का। बलबन ने भी काफी युद्ध किए, तो इसलिए काफी वीडियो बड़ी हो जाएगी। इसलिए KPS अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और जो कुतुब इन ऐबक की दूसरी शमसुद्दीन इल्तुतमिश की जो दूसरी वीडियो है वो मैं आपको कल बनाऊंगा, और ये प्रथम वीडियो, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। धन्यवाद।